हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 30 मार्च 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण और पहली हेडिंग बनाई गई है वो है कि कांग्रेस को आयकर विभाग का 1823 करोड़ का नोटिस जारी किया गया है। देखिए, आयकर विभाग की ओर से कांग्रेस को 1823 करोड़ रुपए की वसूली का नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस आकलन वर्ष 2017-18 से 2020 और 21 के लिए है। इस राशि में ब्याज एवं जुर्माना शामिल है। पार्टी ने इसे भाजपा सरकार का कर आतंकवाद करार दिया है, यानी कि टैक्स टेररिज्म की, और कहा है कि आम चुनाव में अब विपक्ष के लिए कोई समान अवसर नहीं रह गया है। आयकर नोटिस पर राहुल गांधी ने चेतावनी दी, जब सरकार बदलेगी तो लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर कार्रवाई जरूर होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि यह सब करे। यह मेरी गारंटी है, ये राहुल गांधी ने बोला है। विभाग के ताजा नोटिस पर अजय माकन व जयराम रमेश ने कहा कि पिछले 7-8 वर्षों के लिए जिन आधार पर कांग्रेस को 1823 करोड़ रुपए का नोटिस जारी किया गया है या भेजा गया है, उस कसौटी पर भाजपा से 4617 करोड़ की वसूली की जाए। माकन ने कहा कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध भाजपा के रिटर्न के बीते 7 वर्षों के ब्यौरे का उन्होंने विश्लेषण किया और इनमें से पिछले 2 वर्षों के रिटर्न में ही पार्टी ने 1297 लोगों के चंदे की स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। इसमें कुछ के नाम हैं तो पते नहीं हैं और 92 लोगों के तो नाम भी नहीं दिए गए हैं, जो जनप्रतिनिधित्व कानून की धाराओं का उल्लंघन करते हैं। 23 लोगों के 14 लाख रुपए का ब्यौरा न होने के आधार पर कांग्रेस से जबरन 135 करोड़ वसूले गए और 1 महीने से ज़्यादा समय तक पार्टी के खाते को फ्रीज रखा गया। मगर भाजपा के मामले में विभाग आंख पर पट्टी बांधकर बैठा हुआ है। जयराम ने कहा कि यह आरोप नहीं बल्कि चुनाव आयोग के रिकॉर्ड से हासिल तथ्य हैं, जिनके आधार पर भाजपा से 4617.58 करोड़ की वसूली की जाए। नेक्स्ट न्यूज़ है कि बिहार में 26 सीटों पर लड़ेगा राजद, कांग्रेस को मिली 9 सीटें। बिहार में राजद, कांग्रेस और वाम दलों के सहयोग से बने महागठबंधन में लोकसभा सीटों का बंटवारा हो गया है। सीट का जो बंटवारा है वो पूरी तरीके से राजद की इसमें चली है, मनमानी कह सकते हैं या फिर दबाव। कांग्रेस जिन 2 सीटों पर औरंगाबाद और पूर्णिया पर अड़ी थी, वह सीट उसे नहीं मिली। इन दोनों सीटों पर राजद के प्रत्याशी ही मैदान में उतरेंगे। विकासशील इंसान पार्टी को लेकर भी संशय अब तक बरकरार है। शुक्रवार को राजद कार्यालय में महागठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहयोगी दलों को आवंटित सीटों की घोषणा की गई है। राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अब्दुल्ला बारी सिद्दीकी ने बताया कि राजद 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगा, जबकि कांग्रेस को 9 सीटें दी गई हैं, जबकि वाम दलों के हिस्से में 5 सीटें आई हैं। राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने कहा कि महागठबंधन के सभी सहयोगी दलों के साथ लगातार हुई समीक्षा बैठक के बाद सीटों का बंटवारा किया गया है। तेजस्वी यादव ने विकास और रोजगार की जो लंबी लकीर खींची है, उसे ध्यान में रखते हुए सहयोगी दलों के साथ सीटें बांटी गई हैं। हमारे बीच सीटों को लेकर किसी प्रकार का विवाद नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि रामलीला मैदान की महारैली में ताकत दिखाएगा INDI। आबकारी घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी के बाद विपक्षी गठबंधन इंडी की जो रामलीला मैदान में 31 मार्च को प्रस्तावित महारैली को दिल्ली पुलिस से अनुमति मिल गई है। महारैली का नारा तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ रहेगा। इस रैली में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, पंजाब के सीएम भगवंत मान, पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार, शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, राजद नेता तेजस्वी यादव, झारखंड के सीएम चंपई सोरेन आदि मौजूद रहेंगे। आपके दिल्ली
संयोजक व कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने कहा कि आम आदमी पार्टी को इस महारैली में 20,000 से अधिक लोगों के शामिल होने की अनुमति मिली है और उन्होंने कहा है कि अन्य प्रमुख राजनीतिक नेता और इंडी के सदस्यों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती, सीपीआईएम के सीताराम येचुरी, टीएमसी के डेरेक ओब्रायन और डीएमके के तिरुचि शिवा, जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी रैली में शामिल होंगी। रोजमर्रा की जिंदगी आसान बनाने के लिए हो एआई का प्रयोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल आम आदमी के रोजमर्रा के जीवन को आसान बनाने के लिए करने की जरूरत पर बल दिया है। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने डीप फेक में एआई के इस्तेमाल पर चिंता भी जताई और इसके गलत इस्तेमाल से लोगों को बचाने के लिए डीप फेक पर एआई जनरेटेड जानकारी देने की भी जरूरत पर बल दिया है। बिल गेट्स ने भारत में विकसित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और इसके व्यापक इस्तेमाल की प्रशंसा की है। नमो ऐप पर एक सेल्फी के सहारे प्रधानमंत्री के साथ खींचे गए सभी फोटो को देखकर गेट्स आश्चर्यचकित थे। एआई के बेहतर इस्तेमाल का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि G20 सम्मेलन के दौरान इसका इस्तेमाल कर विदेशी मेहमानों और स्थानीय ड्राइवरों के बीच सुचारू संवाद सुनिश्चित किया गया था। इसी तरह से उन्होंने काशी तमिल संगमम में एआई के सहारे अपने भाषण का रियल टाइम में तमिल में अनुवाद करने के बारे में बताया। प्रधानमंत्री ने नमो ऐप पर एआई के इस्तेमाल को खुद देखने के लिए बिल गेट्स को अपनी सेल्फी लेने को कहा। सेल्फी लेते ही बिल गेट्स की प्रधानमंत्री मोदी के साथ सभी तस्वीरें स्क्रीन पर आ गईं। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज पर पहला आर्टिकल है, छात्रों के लिए बोझ बनी शिक्षा। यदि भारत को अपनी युवा आबादी का लाभ उठाना है तो शिक्षा के तौर तरीकों और साथ ही युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीरता से ध्यान देना होगा। इसी पर यह आर्टिकल लिखा गया है। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के सलाहकार रहे लेखक कलाम सेंटर के सीईओ भी हैं सृजन पाल सिंह। लेकिन राजस्थान के कोटा शहर में मेडिकल और इंजीनियरिंग परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के जो आत्महत्या करने की खबरें वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, थम नहीं रही हैं। पिछले दिनों एक दिन के अंतराल में 2 छात्रों के आत्महत्या करने की खबर आई। कोटा में इस वर्ष अब तक 8 विद्यार्थी अपनी जान दे चुके हैं। 16 साल के ऐसे ही एक लड़के ने आत्महत्या करने के पहले एक नोट छोड़ा जिसमें लिखा था, सॉरी पापा, आईआईटी नहीं हो पाएगा। हम नियमित रूप से स्कूली बच्चों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों और यहाँ तक कि आईआईटी जैसे शिक्षण संस्थानों में ऐसी घटनाओं के विषय में सुनते रहते हैं जहाँ दबाव से निपटने में मुश्किलों का सामना करने के कारण छात्र अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। नए भारत में बुझते इन युवा दीपकों से अधिक निराशाजनक और कुछ नहीं हो सकता है। हालिया आंकड़ों के अनुसार एक साल में 1,70,000 से अधिक भारतीयों ने आत्महत्या की है। वर्ष 2022 में 1 लाख जनसंख्या पर आत्महत्या की दर बढ़कर 12.4% हो गई है। आत्महत्या के मामले में यह अभी तक की सबसे ऊंची दर है। भारत की आत्महत्या दर वैश्विक दर से 20% अधिक है। भारत में आत्महत्याएं अस्वाभाविक मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है। आत्महत्या से होने वाली जनहानि सड़क दुर्घटनाओं से जान गंवाने वालों से भी 6 गुना अधिक है। इसमें भारतीय युवाओं की आत्महत्या करने के लिए आखिर क्या मजबूरी रहती है, इसकी अगर हम बात करें तो इसे समझना होगा। इसका निवारण उस देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जहां दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी निवास करती है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि भारतीय युवा, विशेषकर किशोर, भारी शैक्षणिक दबाव से गुजरते हैं। हम एक ऐसे शिक्षा प्रणाली में विकसित हो गए हैं जहां 99% अंक प्राप्त करना भी किसी छात्र को श्रेष्ठ कॉलेजों में प्रवेश दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। हाल में मैंने 6ठी कक्षा के छात्रों के लिए सिविल सेवा परीक्षा की कोचिंग के विज्ञापन देखे। जिस उम्र में बच्चों को सपने देखने चाहिए, हम उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की राह पर ढकेल दे रहे हैं। 9वीं कक्षा का बच्चा अक्सर इस बात से परेशान हो जाता है कि हम रिश्तेदार और परिचित उसे मिलते ही यह कहकर एक प्रकार से डराएंगे कि अगले साल बोर्ड परीक्षा है। ऐसी व्यवस्था में शिक्षा
कभी न खत्म होने वाला बोझ बन जाती है और इस प्रक्रिया में ज्ञान अर्जित करने की यात्रा का स्वाभाविक अंत भी जो आनंद होता है वो समाप्त हो जाता है। यह सब तब है जब यह सत्य किसी से नहीं छिपा कि जीवन की सफलता किसी एक परीक्षा पर निर्भर नहीं होती है। समस्या का एक नया उभरता पहलू है इंटरनेट मीडिया का बेलगाम विस्तार। इंटरनेट मीडिया निरंतर युवाओं को महंगी वस्तुओं का उपयोग और नवीनतम गैजेट रखने के लिए उकसा रहा है। विडंबना यह है कि माता पिता ही इस प्रवृत्ति को पनपने दे रहे हैं। इंटरनेट मीडिया के माध्यमों से युवाओं में अजीब तरह की होड़ उत्पन्न हुई है। वे अपनी तथाकथित उपलब्धियों का दिखावा करने लग जाते हैं। वे वस्तुओं से लेकर अपने सैर सपाटे की गतिविधियों का बखान करते हैं, जिससे कई दूसरों बच्चों में हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। कई बच्चे तो अनैतिक साधनों का सहारा भी लेने लगते हैं। कुछ महीने पहले की ही अगर हम बात करें तो एक स्कूल के पुरस्कार वितरण में मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मंच पर पुरस्कार लेने आने वाला लगभग हर बच्चा 40 से 50 हज़ार रुपये मूल्य वाले स्मार्ट वॉच पहने हुए था। इसने मुझे लखनऊ में मेरी स्कूली शिक्षा की याद दिला दी, जहाँ मेरी जो प्रधानाध्यापक थी ने समानता व विनम्रता को बढ़ावा देने के लिए महंगे और फैंसी स्कूल बैग पर प्रतिबंध लगा दिया था। भारत में मानसिक परामर्श के लिए उचित ढांचे का अभाव भी एक बड़ी समस्या है। न केवल हमारे पास प्रशिक्षित और प्रमाणित मनोवैज्ञानिकों की कमी है, बल्कि हम स्वघोषित परामर्शदाताओं का चलन भी देख रहे हैं, जो अक्सर लाभ से अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। हम मानसिक समस्याओं और अवसाद को समझ नहीं पाते हैं और फिर ऐसी स्थिति के लिए मदद मांगने में संकोच भी करते हैं। पुरुषों के मामले में यह विशेष रूप से प्रत्यक्ष दिखता है। उल्लेखनीय है कि भारत में पुरुषों की आत्महत्याएं महिलाओं की तुलना में दोगुनी है। यदि भारत को अपनी युवा आबादी से लाभ उठाना है तो हमें युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या के मुद्दे को परिवारों, स्कूलों, कॉलेजों और नीतिगत स्तर पर उठाकर उन पर तत्काल ध्यान देना होगा और ठोस कदम उठाने होंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है कि विभूतियों को सम्मान का अद्भुत क्षण। एक साथ देश की 5 विभूतियों को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना एक अनूठा अवसर है। इसी पर आर्टिकल लिखा गया है और यह आर्टिकल लिखा है जनता दल यू के महासचिव केसी त्यागी द्वारा। आज देश की 5 विभूतियों को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। परंपरा रही है कि महापुरुषों को दिया गए इस सम्मान का सभी दलों समूहों द्वारा स्वागत किया जाए, लेकिन अब इस परंपरा की भी अनदेखी हो रही है। वह भी तब जब मोदी सरकार ने वैचारिक मान्यताओं से इतर जाकर भारत रत्न विजेताओं का चयन किया है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, लालकृष्ण आडवाणी के साथ एक सामाजिक न्याय के नायक कर्पूरी ठाकुर एक साथ भारत रत्न से सम्मानित होने जा रहे हैं। यह एक दुर्लभ अवसर है जब एक साथ 5 विभूतियां भारत रत्न से सम्मानित होंगी। लालकृष्ण आडवाणी संघ प्रचारक के साथ साथ जनसंघ जनता पार्टी, भाजपा और NDA के संस्थापक के साथ देश के गृह मंत्री एवं उप प्रधानमंत्री पद को सुशोभित कर चुके हैं। अपने लंबे राजनीतिक जीवन में उन्होंने उच्च आदर्शों का पालन करते हुए लोगों को कभी निराश नहीं किया। जैन हवाला कांड में नाम आने के बाद उन्होंने उच्च आदर्शों का पालन कर स्वतः राजनीतिक परंपरा को नई ऊंचाई दी। राजनीतिक शुचिता का पालन करने वाले उनके जैसे नेता दुर्लभ हैं। आज देश आर्थिक नीतियों में बदलाव कर विकास की जिन ऊंचाइयों को छू रहा है उसका श्रेय नरसिम्हा राव को जाता है। वे दिन याद करें जब हमारे खजाने का सोना भी खर्च होने में प्रयोग हो रहा था। तब राव ने कांग्रेस की परंपरागत नीतियों को तिलांजलि देकर नव उदारवाद की व्यवस्था स्थापित की। उसके चलते ही आज हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था और वह दिन दूर नहीं है जब तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। यद्यपि नरसिम्हा राव का प्रधानमंत्री कार्यालय कई चुनौतियों से भरा रहा, उनके गांधी परिवार से मतभेद जगजाहिर थे। इन मतभेदों से उपजी मुश्किलों के बाद भी एक स्वावलंबी राष्ट्र के निर्माण के लिए उन्होंने साहसिक फैसले लिए। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। मुझे वह दौर स्मरण आता है जब गेहूं, चावल, चीनी आदि आयात करने पड़ते थे। कई अवसरों पर तो मालवाहक जहाज़ों की भी देरी भूखमरी का अंदेशा पैदा कर देती थी। ऐसे समय फसलों की नई प्रजातियों को विकसित कर कृषि को स्वावलंबी बनाने में स्वामीनाथन ने बड़ी भूमिका निभाई थी। आज भारत गेहूं, धान, चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। उनके नेतृत्व में गठित
स्वामीनाथन आयोग ने किसानों की किस्मत बदलने का ऐतिहासिक कार्य किया है। फसलों के लाभकारी मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया उनके द्वारा ही प्रारंभ की गई है। इसमें कृषि भूमि के किराए से लेकर मजदूरी के आकलन को लेकर मूल्य तय करने का प्रावधान है। चौधरी चरण सिंह भी भारत सम्मान के सच्चे हकदार थे। उनका लंबा समय कांग्रेस में गुजरा, लेकिन जनहित के प्रश्नों पर उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। 1935 में कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने कृषि पुत्रों के लिए सरकारी सेवाओं में 50% आरक्षण की मांग कर सभी को चकित कर दिया था। 1952 में उनके द्वारा किए गए भूमि सुधार समूचे भारत के लिए नजीर बने। उन्होंने किसान हितों को राजनीति के केंद्र में लाने का काम किया और गैर कांग्रेसवाद की राजनीति को बदल दिया था। अब आते हैं हम बिजनेस पेज पर। बिजनेस पेज पर पहली न्यूज़ है कि मझोली और छोटी कंपनियों के शेयरों ने 2023-24 में 52% तक का रिटर्न दे दिया है। बीएसई के मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांक में सूचीबद्ध मझोली और छोटी कंपनियों के शेयरों ने 2023-24 में करीब 62% रिटर्न दिया है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों का प्रदर्शन सेंसेक्स से बेहतर रहा है। यह देश में मजबूत वृहद आर्थिक परिस्थितियों और विभिन्न कंपनियों के तिमाही नतीजे बेहतर रहने के बीच निवेशकों की उत्साहपूर्ण भावना को दर्शाता है। एक विश्लेषण के अनुसार बीएसई मिड कैप सूचकांक वित्त वर्ष 2023-24 में 15,013 अंक या 62% उछल गया, जबकि स्मॉल कैप 16,068 अंक या फिर 59% उछला था। एफपीआई ने शेयरों में 2 लाख करोड़ डाले हैं। चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल के बीच देश की मजबूत आर्थिक बुनियादी के चलते विदेशी निवेशकों ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय शेयर बाजार में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। मजार्स इन इंडिया के मैजिक पार्टनर भारत धवन ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूर्वानुमान सतर्कता के साथ आशावादी है। प्रगतिशील नीतिगत सुधारों, आर्थिक स्थिरता और आकर्षण निवेश अवसरों के चलते एफपीआई प्रवाह जारी रहने की उम्मीद है। गैस आधारित अर्थव्यवस्था बनाने का एजेंडा तैयार। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अगले 5 वर्षों के रोडमैप को तकरीबन अंतिम रूप दे दिया है। इसके तहत उसने गैस आधारित इकोनॉमी बनने का एजेंडा तैयार किया है। रोडमैप में देश की इकोनॉमी में प्राकृतिक गैस की मौजूदा हिस्सेदारी 7% से बढ़कर 15% करने का एक रोड मैप जो तैयार किया गया है। उसका उद्देश्य देश के रसोई घरों में मौजूद एलपीजी को पीएनजी में स्थानांतरित करने का होगा। अभी देश में लगभग 1.2 करोड़ पीएनजी कनेक्शन है, जिनकी संख्या वर्ष 2030 तक बढ़कर 10 करोड़ और वर्ष 2032 तक 12.5 करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका एक बड़ा हिस्सा गैस शहरी क्षेत्रों में होगा। इंटरनेशनल पेज पर पहली न्यूज़ है कि बाल्टीमोर में पुनर्निर्माण को बाइडेन प्रशासन ने जारी किए $6 करोड़। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। युद्ध उसके बाद हिंदुओं ने ट्रूडो से कहा कनाडा में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करते। कनाडा के एक प्रमुख हिंदू समूह ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को पत्र लिखकर आतंकवाद का महिमा मंडन बंद करने की अपील की है। हिंदू फोरम कनाडा ने कहा है कि समुदाय के सकारात्मक योगदान के बावजूद वे देश में सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। कनाडा में भारत के कथित दखल के संबंध में ओटावा का वर्तमान राजनीतिक कदम चरमपंथी तत्वों को और अधिक प्रोत्साहित करता है और राजनीतिक विवादों के बीच हिंदू समुदाय सुरक्षा के बारे में गहरी चिंता व्यक्त करता है। एचएफसी ने कनाडाई सरकार को गैर जिम्मेदाराना बयान देकर भारतीय लोकतंत्र में हस्तक्षेप करने से बचने की भी सलाह दी है। तो ये आज का 30 मार्च 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।